तो फिर उनका यूटिलिटी क्या है अगर वो तो जब कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हुआ था तब ऐसा क्या कहा था, फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं वो लॉ में इन्फोर्सेबल है एंड सुप्रीम कोर्ट इज़ द प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स। राइट जबकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स बाय द नेम स्टेट्स को डायरेक्टिव्स दिए गए हैं कि उनको ये चीज़ों पे अमल करना है सिटीजन्स के लिए, और धीरे धीरे इसके अराउंड वो लोग अपने कानून बनाए ताकि सिटीजन्स का बेटरमेंट हो सके। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 3 लिस्ट होती है। एक है सेंट्रल सब्जेक्ट्स की सेंट्रल लिस्ट, जिसपे सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है, एक स्टेट लिस्ट और एक कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों बनाते हैं, पर अगर सेंटर ने बनाया तो उसका कानून यूज़ होगा। तो स्टेट गवर्नमेंट को अपनी लिस्ट डायरेक्टिव प्रिंसिपल से इंस्पायर होकर बनानी थी, जो कि कुछ हद तक वो सक्सेसफुल हुए, कुछ हद तक नहीं हुए। तो कई सारे टॉपिक्स जैसे एनवायरनमेंट है, क्लाइमेट चेंज है, उनको हम बात चल रही है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल से निकाल कर फंडामेंटल राइट्स में लाया जाए। तो क्या कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा कुछ भी नहीं कह रहा है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी है? कॉन्स्टिट्यूशनली ज़रूरी नहीं है। हाँ ओके, वो एक सजेशन है, इट्स लाइक अ सजेशन टू द स्टेट इन द गवर्नमेंट। स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ज़रूरी है, कॉन्स्टिट्यूशनली ज़रूरी नहीं है। Got it, yeah, it's in the spirit of constitution, but कई you're of the सारे opinion that this should be applied in constitution, not just the spirit, in the spirit of constitution. Okay. कई सारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऐसे हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल पार्ट्स हैं कि उनके साथ में खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। जैसे राइट टू एनवायरनमेंट है, तो अतिथि देवो भव तो हमारा संस्कारिक वही है भारत का। तो अब उसको कैसे एक उसके अराउंड कानून बनाया जाए स्ट्रिक्ट, उस पर अभी काफ़ी चर्चाएं चल रही है पार्लियामेंट में। और बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, PSR लेजिस्लेटिव पे जाके उसको ट्रैक कर सकते हैं सारे एक्ट्स को। अभी अपन लीगल की बात कर रहे थे, नालसार है जो फ्री लीगल एड प्रोवाइड करता है, ADR है वो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स पे काम कर रहे हैं। दिल्ली में तो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है स्पेसिफिकली जो काफ़ी काम कर रहे हैं। फिर भी वो जो सोशल जस्टिस का मेरा मापदंड है वहाँ तक मुझे कुछ भी पहुँचते दिखाई नहीं पड़ रहा है, बिकॉज मुझे तो बहुत इंजस्टिस दिखाई पड़ रही है ग्लोबली देखे जाए। और जबकि मैं कम्युनिज्म और सोशलिज्म के बैकग्राउंड से नहीं हूँ, मैं टोटल हार्डकोर एंटरप्रेन्योरियल बैकग्राउंड से 2019 से परिवर्तन शुरू हुआ है जहाँ सोशल जस्टिस की धारा मेरे अंदर बहने लगी है, वरना ऐसा तो मुझे तो इन स्पाइट ऑफ ऑल दैट, इन स्पाइट ऑफ लर्निंग दैट नैरेटिव दैट कम्स फ्रॉम मार्क्स एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ, मुझे इनजस्टिस बहुत दिख रहा है, इनइक्वालिटी बहुत दिख रही है। इनजस्टिस इनइक्वालिटी हाँ काफ़ी है, काफ़ी हद तक हमने काम किया भी है इंडिपेंडेंस से लेकर आज तक बात करें तो। बीच में वो चर्चाएं चल रही थी, हम आज़ादी चाहते हैं, इससे ये चाहते हैं। करेक्ट। मैं आज़ादी नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा कि मुक्ति हम पाना चाहेंगे मनुस्मृति से, जातिवाद बिल्कुल से। बिल्कुल आज़ादी टर्मिनोलॉजी सही नहीं है, और हो रहा है काम। देखो, इंडिया इज़ अ यूनियन ऑफ नेशंस बट अ फेडरल स्ट्रक्चर। हमारे अलग लैंग्वेजेस है, अलग रिलीजन्स है, अलग थॉट प्रोसेस है। ये रेप्लिकेशन किसी और नेशन में आप नहीं देखेंगे। करेक्ट। Nations are either bounded by the same language, same religion, same culture. There is one single thread. Right. तो इंडिया में उस लेवल ऑफ जस्टिस अचीव कर पाना, जिस लेवल तक हम आज आए हैं, वो अपने आप में एक वंडर है। Oh, absolutely, absolutely. So कितने सारे रीजनल डिवीजन, जब इंडिपेंडेंस मिली थी तब तमिलनाडु अलग होना चाहता था, कश्मीर का इशू आज तक चल रहा है। देयर वाज जामनगर, गोवा इन इटसेल्फ 1961 में इंडिया का पार्ट बना था। करेक्ट, बिल्कुल लिबरेशन हुआ था गोवा का। तो जो हमने अचीव किया बहुत ही सुंदर है, इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी पार्टी दैट हैज बीन पावर। बिल्कुल बहुत काम बाकी है, बिल्कुल बहुत काम बाकी है। वो काम तभी आएगा जब हम रिलीजियस ताने बाने से उठकर समाज को एक ह्यूमैनिटी के पर्सपेक्टिव से देखेंगे। बिल्कुल, और ये हम तब दे पाएंगे जब जो फंडामेंटल ग्राउंड था किसी भी रिलीजन के फॉर्मेशन का, क्योंकि आई थिंक सबने ये बहुत ऑब्जेक्टिवली रिकग्नाइज किया कि जो फंडामेंटल है वो ना होने की स्थिति है, नॉन मैटर, निराकार। तो वो जो निराकार है उसकी परिभाषा के लिए तो ज्ञान योग में उतरना पड़ेगा, क्योंकि एक टेम्प्रेरी फ्लीटिंग सॉलेस की स्थिति भक्ति योग दे सकता है, या आपके रिलीजियस डॉगमास आपको वहाँ तक एक टेम्प्रेरी सॉलेस की स्थिति मन को दे सकते हैं। और जो नैरेटिव्स हैं, मैं तो मनुस्मृति उन सब जा ही नहीं रहा हूँ, बिकॉज वो तो फिर भी एक सोसाइटी को फॉर्म करने के, खुद पावर व्हील करने के नैरेटिव्स हैं, लेकिन वो सारे थोड़े ऑब्सोलीट हो जाएंगे अगर लोगों को कोई उनके जैसा व्यक्ति, कोई साधु संत के हाँ बिल्कुल उनकी क्लोथिंग में नहीं, आपने बिल्कुल जस्ट अ रेगुलर पर्सन हुज लाइफ स्टाइल, हु द वे दैट पर्सन मूव्स और टॉक्स और द वर्क ही डज और द बैकड्रॉप लाइक 10-15 साल की हिस्ट्री, वो सारी चीज़ें उनको लगे कि यार ये तो बिल्कुल हमारे जैसे बैकग्राउंड से
और वो सारी चीज़ें अगर वीडियो पे कैप्चर्ड हो साधु संतों के बीच में, जो एक्नॉलेजमेंट्स किसी ऐसे व्यक्ति को मिले हैं, जो वो एक्नॉलेजमेंट्स, जो टेस्टिमोनियल्स हैं, वो लोगों को प्रभावित करेंगे जो डॉगमेटिक हैं ऑलरेडी। उसके बाद उनको अगर कॉन्शियसनेस के बारे में कोई समझा ले जाए, व्हाट इज़ नॉन मैटर, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द वेव दैट इज़ राइडिंग is leaving its impression on something which is the matter of establishing experience. Experience इसलिए हो रहा है क्योंकि जो वेव राइड कर रही है हमारे आपकी पार्टिकल्स तो है ही नहीं, जिन लोगों को ये नहीं पता उनको समझाया जा सकता है। वेव्स हैं और वेव्स किसी चीज़ पे राइड कर रही हैं, और वो जिस चीज़ पे राइड कर रही है वो किस पे राइड कर रही है, ये सवाल इंपॉर्टेंट है। और इसको पकड़ने के लिए जो एनालॉजीज़ हैं आधुनिक, जो पहले कभी नहीं बोली गई हैं या बोली भी गई हैं तो शायद जिन लोगों ने समाधि में प्रवेश, जिन्होंने समाधि का अनुभव नहीं लिया है रिपीटेडली और उसको कोर नहीं बनाया अपनी जर्नी का, कि सब छोड़ दिया, 5 साल तक सिर्फ उसी सवाल पे निकल गए कि वो स्थिति क्या थी, क्योंकि उस स्थिति में लाइक एंटरिंग इनटू समाधि is an incredible, samadhi is no experience, it is a state of absolutely zero experience. You can only come back and have some inertia from those moments. जैसे स्केटिंग करते हैं ना तो स्केट्स का वो रह जाता है एसेंस, तो वो रहता है। एंड वो सवाल उत्पन्न करना चाहिए कि यार ये लाइटनेस कहाँ से आ गई एकदम से बॉडी के अंदर। थोड़ी तकलीफ ये है ना, सवाल से उत्पन्न करता है उसका जवाब कोई पूछता नहीं है। करेक्ट। सब सवाल तो खूब उत्पन्न हो रहे हैं, काम किसी को करना नहीं है। बिल्कुल। सबको पता है समाज में भेदभाव है, मिटाना किसी को नहीं है। और ये इसी से भी मिटेगा, जो एक मैं मतलब जिस चीज़ पे फोकस कर रहा हूँ अपने नैरेटिव्स के अंदर, नॉन मैटर पे अगर क्लैरिटी दे पाए, हर किसी की बस की बात नहीं है। मैंने कंटेंट जिस टॉपिक पे क्रिएट करना तो मैंने कर दिया है 2020 में, तो मैं और जिन लोगों ने उसको सुना है वो काफ़ी सेटिस्फाइड हैं। उसका इंटरनलाइजेशन का प्रोसेस नहीं है ये। आप इंटेलेक्चुअली समझ जाएंगी पूरी बात कि कैसे फंडामेंटल स्टेट ऑफ नथिंग से मैटर की उत्पत्ति हुई और क्यों हुई, ये सारे जवाब मैं दे सकता हूँ। और इंटेलेक्चुअली एक स्टेट ऑफ सॉलेस दे सकता हूँ और आपको कुछ चीज़ बता सकता हूँ कि जो विपरीत परिस्थितियाँ हैं उस जगह पे इस इंटेलेक्चुअल नॉलेज का क्या रोल होने वाला है। और धीमे धीमे करके जब उसका एसेंस समझ में आने लगता है फिर वो इंटरनलाइज होती है। जब वो इंटरनलाइज होती है तो फिर सरेंडर की भावना आ जाती है, मतलब कार्य सेवा भाव में ही हो रहा होता है फिर। तो बर्डन कि हम कुछ कर रहे हैं, हम कर्ता भाव ख़त्म होने लग जाता है, तो बर्डन लाइफ से जाने लगता है। ये सारी चीज़ें लोगों को अगर समझा जाए, उनके रिलीजियस प्रैक्टिसेस, क्योंकि इंडिया ने बड़ी सुंदरता से जैसा आपने कहा वीव किया है ये सब, अगर ये सब उन लोगों को समझा जाए, उनको अपने रिलीजियस डॉगमास को छोड़ने की शायद ज़रूरत नहीं है, ऑर्गेनिकली छूट जाएंगे। उनको ये समझ में आ रहा है कि वो 1000 से एकाग्रता की तरफ तो ला रहे हैं, 1000 चिंतनों से एक शून्य के बगल में है एक, 1000 से एक तक तो आना ही पड़ेगा। तो रिलीजन का कोई इंपॉर्टेंस है, बट जैसे ही उनको ये समझ में आएगा कि ये जो अंडरलाइंग लेयर है जहाँ पे कॉन्शियस अनुभव हो रहे हैं, ये एक स्पॉटलाइट है जो सिर्फ हमारी जो तरंगों की गुत्थी है सिर्फ उसी को देख रही है, उसी क्लटर के अंदर है, उससे कैसे ड्रॉप करते हैं और फिर एक एक्सटर्नल एंटिटी की तरह वो वेव दिख रही होती है। ये प्रोसेसेस ज्ञान योग से ज़्यादा अच्छे से इस्टेब्लिश हो रहे हैं, ना कि हठ योग से। तो ये कोई कर नहीं रहा है, क्योंकि सारे उस स्कूल ऑफ थॉट से ही बातें कर रहे हैं। तो फिर वो एक तो अलग हो जा रहे हैं और उनकी भाषा शैली थोड़ी अलग हो जा रही है, ओरिजिन से नहीं निकल के आ रही है। अगर ये चीज़ हम स्थापित करते हैं इंटेलेक्चुअल टॉप ऑफ द पिरामिड ब्रीड में, जैसे मैं मेरे और आपके जैसे जो लोग हैं, अगर हम लोग इस चीज़ को इस्टेब्लिश कर सकते हैं, क्योंकि देयर इज़ अ रीज़न आई एम कॉलिंग अ टेक ओरिएंटेड पार्टी ऑफ इंडिया, नोइंग दैट इंडिया पे तो ग्रास रूट पे बहुत कुछ है, ये पार्टी क्या उखाड़ लेगी। I am completely aware of all that, but I am not talking about today. I am talking about for most of us, we recognize that the narratives are going to be governed by the algorithms of social networks. They'll have the most amount of power with what goes forward. अगर हम सिर्फ AI and its role in future of power पे अपने आप को केंद्रित करें, और दूसरा टॉपिक जो फंडामेंटल जिसकी वजह से सारे रिलीजन और योग और सब स्थापित हुआ है, कॉन्शियसनेस, चेतना, सिर्फ इन दोनों पे अगर अपने आप को केंद्रित करें तो सवाल ये उठता है कि भाई आम जनता तो समझ ही नहीं पाएगी, ये सब नहीं समझाना है, सिर्फ टॉप ऑफ द पिरामिड चाहिए। अगर इंटेलेक्चुअल यूथ, रैशनल इंडियन यूथ हमारे साथ है, तो हमने 2024 के इलेक्शन में ये कह के कि हम इलेक्शन में लड़ने नहीं आ रहे हैं, पॉलिटिक्स में नहीं कूद रहे हैं, बट आप लोगों को अपने आइडेंटिटीज़ बता दें कि अब जो नई पॉलिटिकल पार्टी स्थापित होगी वो ये नहीं कह रही है कि इस देश को बदल देगी, वो ये कह रही है कि जिन लोगों को लगता है उनको मौका नहीं मिल पा रहा है क्योंकि वो इंटेलेक्चुअली एक दूसरे टेंजेंट पे हैं देश के मेजॉरिटी के कंपैरिजन में, उनके लिए एक स्पेस बिल्ड कर रहे हैं। और अगर यहाँ तक पहुँच जाते हैं तो धीमे धीमे करके स्पिन ऑफ होंगी ना दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज, हम जो ग्रास रूट्स तक जाएंगी। होप हाँ, मुझे भी ऐसे ही लगता है, बिल्कुल। और ये दिस मॉडल ऑफ टेकिंग कंटेम्प्रेरी डेटा, द डेटा मेथड ऑफ डूइंग थिंग्स,
entrepreneurial way of going into politics is possible. Looking at political party as a startup. या बिल्कुल बट वी आर स्टिल टू यंग, इसलिए मुझे लग रहा है वी हैव रनवे. अगर 2029 तक का टारगेट रखें और तब तक एक जीत दर्ज कर लें मैथमेटिक्स. आपने बात की जी. स्टैंडर्ड मॉडल हैज कोलैप्स्ड. राइट. पाया है उसका डेटा. Hmm. So after 50 years there are deviations in the standard model. Okay. So they're also trying to find out what model will suit best. So there's a standard model that fits into the system, how our universe works. Right. Higgs boson कहाँ है, protons कहाँ है, quarks कहाँ है, electrons बट कहाँ ये है. तो फिर भी मटेरियल साइंस में हम ट्रैवल कर रहे हैं. उसको तो फ्रैगमेंट करते रहेंगे और हमें मिलते रहेंगे वो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के वेव क्लस्टर्स. But this is not going to get us to understand that what are the attributes of all that which the wave is riding on. Sure. वो भी तो है, क्योंकि हर चीज़ की मीनिंग के लिए और या उसकी बैलेंस के लिए उसका विपरीत चाहिए. पोलर मतलब सफ़ेद का कोई अर्थ नहीं है काले के बिना, शून्य का कोई अर्थ नहीं है एक के बिना. तो उसका विपरीत क्या है फिर? मैटर का विपरीत भी तो है कुछ भला. वो तो मटेरियल साइंस कवर नहीं कर रहा है. परहैप्स निकोला टेस्ला के कोट्स कह रहे हैं कि इसको इस पे पहुंचिए या और एंटी मैटर, बट इस पे भी नहीं जाना है. हमें सिर्फ दो ही तो देखना है, होने की स्थिति और ना होने की स्थिति. मैटर में हमेशा मूवमेंट पाया जाता है, काइनेटिक. अगर वो सिर्फ काइनेटिक मूवमेंट हटा देते हैं, गाड़ी चल रही है, गाड़ी की चलन हटा देते हैं, गाड़ी तो रहती है, बट मैटर कहाँ गायब हो जाता है? ये सवाल होना चाहिए. एक और सवाल होना चाहिए, जब हम आँख बंद करते हैं सुबह सुबह और जब चिड़िया पेड़ पे होती है तो चिड़िया की ध्वनि तो यहाँ से इंटरैक्ट कर रही है, हमारे ईयरबड ये कर्टन पे आ रही है, और इस पे आके इस पॉइंट पे कम्युनिकेशन स्थापित हो रहा है साउंड से. ये हमें मटेरियल साइंस सिखा रहा है. पर मुझे दिशा कैसे पता चल रही है उसकी? मुझे ये कैसे पता चल रहा है किस डायरेक्शन पे है? या और कॉन्सेंट्रेटेड स्टेट पे चले जाएंगे तो जहाँ पे ध्वनि उत्पन्न हुई है वहीं पे अपने आप को पाएंगे. ये सब रेगुलर एनालॉजीज को पकड़े और इग्नोर ना करें कि ऐसा कैसे. वो साउंड की तरह फॉर्म नहीं क्रिएट हो रही है, लेकिन लग रहा है कोई वाइब्रेटरी इंप्रेशन पड़ा है, क्योंकि वहाँ पे इंद्रियां नहीं है उसको साउंड में कन्वर्ट करने के लिए, लेकिन वो इंप्रेशन चेतना पे पड़ रहा है तरंगों का. तो वो फील हो रहा है, इसलिए हमें उसकी पोजीशन समझ में आ रही. फिर हम उतरते हैं निराकार है तो कोई लोकल पोजीशन नहीं होगी, नॉन लोकल होगा. फिर नॉन लोकेलिटी के कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा. फिर समझ में आएगा कि ओ देयर इज़ नथिंग एक्चुअली. जो ये कह रहे थे भ्रम है सब, बिल्कुल सही कह रहे थे. इज़ अ होल मेंटल सिमुलेशन. हम सिर्फ एक कंप्यूटर डेस्कटॉप की तरह है जिस पे आइकन्स दिए गए हैं ताकि हम इंटरैक्ट कर पाएँ करंट से. तो हम बस वो आइकन्स हैं, अंदर कुछ और चल रहा है. डेस्कटॉप के आइकन्स इज़ नॉट द रियलिटी इज़ द करंट. बट सो वी कुड इंटरफेस विद दैट करंट, वी हैव गिवन इट दीज ब्यूटिफुल आइकॉन्स. तो हमारी बॉडी सब कुछ ये आइकन्स ही हैं, यू नो. इस आइकन की इंटरफेसिंग हो रही है उन इंद्रियों की वजह से. अदरवाइज फ्रैक्टल ज्योमेट्रिक, यहाँ पे कॉन्शियसनेस इनटू मैथमेटिकल फार्मूलाज जाएगी और कुछ है मेंटल सेट ब्रॉथ और इस तरीके के फ्रैक्टल ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स हैं जो यूनिवर्स के ज्योमेट्रिकल पैटर्न को एक्सप्रेस कर रहे हैं. बट अल्टीमेटली जो मुझे लगता है जो अंडरलाइंग जीरो फ्रीक्वेंसी वाली कॉन्शियसनेस है जो हम सबकी कॉमन है, बस हमारी रेंज ऑफ वाइब्रेटरी फील्ड अगर इतनी है तो इतने ये हमारी आत्मा है जिस पे ये तरंगे पड़ रही हैं. जिस रेंज के अंदर हम इसको फैला सकते हैं, और लेकिन जहाँ तक वो तरंगे पड़ रही है वो हमारी आत्मा है. मतलब बेसिकली वो तरंगे इस जगह का इंप्रेशन क्रिएट कर रही हैं. ये एक फीडबैक लूप वाली वेव्स है, इनके अंदर फीडबैक लूप है, तो ये हमें पूरा एक्सपीरियंस हो पा रहा है. राइट. बट वो अंडरलाइंग लेयर सबकी कॉमन है. अलग अलग कॉन्शियस एजेंट्स हैं हम, और इनके आपस के इंटरेक्शन के लिए हमें ऐसे हम महसूस हो रहे हैं. तो नॉन लोकेलिटी का कॉन्सेप्ट समझ में आएगा. फिर समझ में आएगा दैट ओ इट्स इन कंप्लीट ड्रीम स्टेट. ड्रीम स्टेट का मतलब भी समझ में आएगा. तो समझ में आ जाएगा कि ओके कॉस्मिक बहुत सारी, जिस तरह से मुझे पाथवेज से समझ में आया कि एक कॉस्मिक ओशन है जिसके अंदर अगर मैं पड़ा हूँ बीच में ओशन के और मैं लड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे ही मुझे स्टेट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट महसूस हो रहा है उस समय अधार्मिक हो रहा हूँ मैं. धर्म है टू बी इन द रिदम ऑफ दैट यूनिवर्स. वो वेव से मैं लड़ नहीं सकता, वो मेरे लिए बनी है. मुझे गेज करना है कि मैं कब उस धर्म के साथ हूँ. तो मेरे अंदर से अंतरात्मा से अगर कॉन्फ्लिक्ट नहीं महसूस हो रहा है तो मैं उस वेव पे राइड कर रहा हूँ, वरना मैं उसके साथ ज़बरदस्ती में माथापच्ची कर रहा हूँ. बट इसका मतलब ये नहीं कि हम बैठे हैं बस ध्यान में. वेव है भाई, चल रही है, वो आपको चला रही है. आप नहीं कर रहे हो खुद, आपके माध्यम से हो रहा है, क्योंकि आपने अपनी फ्रीक्वेंसी ऐसी वेसल में कन्वर्ट कर दी है जिसमें वो रेजोनेट, जो एनर्जी फील्ड उस जो फ्रीक्वेंसी उसके साथ रेजोनेट हो रही है वो उसके थ्रू पार हो रही है. तो मेरे वेसल की जो फ्रीक्वेंसी है उसके साथ जो नॉलेज की realm की फ्रीक्वेंसी रेजोनेट कर रही है वो मूव कर रही है उससे. लाइक एनी ऑर्केस्ट्रा एंड टू इंस्ट्रूमेंट्स बिकम वन. मेरे को जाना पड़ेगा.
ओह सॉरी ये टॉपिक तो एंडलेस है बिल्कुल, बट आई एम वेरी एक्साइटेड दैट जान के सारा एंड थर्सडे वापस हम मिलकर बात बिल्कुल 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 चलिए सर राइट ओके बाय।